हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है लीगल एंड गवर्नेंस रिफॉर्मिंग प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया, यानी शासन और न्याय भारत में प्ली बार्गेनिंग क्या है? दोष स्वीकारोक्ति, उसमें सुधार की बात की गई है। तो दोस्तों, ये द हिंदू में आया है और ये GS पेपर 2 से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली वर्तमान में 5.9 करोड़ बोल सकते हैं, एक्चुअल में 5.88 करोड़ दिया है, लेकिन इसे राउंड फिगर में अगर बात करें तो लगभग 6 करोड़ भी बोल सकते हैं। और न्यायालय में जो है वो जूझ रहे हैं अपने खत्म होने के लिए। और इसी आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS प्ली बार्गेनिंग पर जोर देती है, फिर भी इस तंत्र का उपयोग बहुत कम हो रहा है। अब मुख्य मुद्दे क्या हैं जो न्यूज में आया है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है दो सिद्धि का कलंक, यानी स्टिग्मा ऑफ कन्विक्शन। तो BNSS की धारा 294 के तहत एक सफल प्ली बार्गेनिंग के बाद भी औपचारिक रूप से दोषी माना जाता है। यह रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव के कारण अभियुक्तों के लिए एक बड़ी बाधा है। इसका सीधा सीधा यही है कि अगर वो कोई आदमी है वो अपराध मुक्त भी हो जाता है, लेकिन समाज में जो लोग हैं इसे अपराधी ही मानते, नौकरी मिलने में दिक्कत होती है, यही एक बता रहा है। दूसरा है कॉम्पिटिंग प्रोविजंस, यानी प्रतिस्पर्धी प्रावधान। तो BNSS की धारा 359 अपराधों के शमन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की अनुमति देती है, जिससे आरोपी बरी हो जाता है। स्वाभाविक रूप से आरोपी दोषी के टैग से बचने के लिए प्ली बार्गेनिंग के बजाय शमन को प्राथमिकता देता है। सिंपल सी बात है। और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, संस्थागत जड़ता। तो सरकारी वकील अक्सर कुशल निपटान के बजाय सजा दर यानी कन्विक्शन रेट को प्राथमिकता देते हैं, और कानूनी सहायता वकीलों के पास उच्च स्तर की बातचीत के लिए आवश्यक विशेषज्ञ प्रशिक्षण की कमी होती है। तो यही जो प्रमुख मुद्दे हैं यह हिंदू के न्यूज़पेपर में छपा है, और मोस्टली ये जो न्यूज़ है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्री के हिसाब से तो नहीं है। दूसरा न्यूज है इंडिया अफ्रीका आउटरीच एंड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, यानी भारत की अफ्रीका पहुंच और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। ये भी द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था, GS पेपर 2 से संबंधित है। और क्या है कॉन्टेक्स्ट ये जान लेते पहले। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट यही है कि यहाँ पर बताया गया कि अफ्रीका जो है ये बहुत ही क्राउडेड डिप्लोमेटिक स्पेस बन गया है। मतलब ये ऐसा क्षेत्र बन गया है जहाँ कुछ ज्यादा ही देश हैं या फिर क्षेत्र हैं या फिर ग्रुप है वो अफ्रीका में हस्तक्षेप कर रहा है। यानी अफ्रीका हैज बिकम अ क्राउडेड डिप्लोमेटिक स्पेस विद इंटेंस एंगेजमेंट फ्रॉम द EU, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। सीधी बात है, इसमें भारत भी है। भारत भी अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भारत की जो अप्रोच है वो आपको पता रहेगा कि भारत जो है वो सॉफ्ट कूटनीति के बल पे करना चाह रहा है। धन या बाहुबल के प्रयोग से दूर रहकर आपसी समझ के साथ करना चाह रहा है। तो न्यूज में अब एनालिसिस भी कर लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले चुनौती की बात की गई है। हालांकि अफ्रीका के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन वर्तमान जुड़ाव को अक्सर एपिसोडिक माना जाता है, यानी अनियत माना जाता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो चीन का बुनियादी ढांचा आधारित जुड़ाव, और हाल ही में 2025-26 में यूरोपीय संघ और जापान द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दिया है। अब इसमें इंडिया का फोकस कहाँ है? तो भारत को केवल द्विपक्षीय बातचीत से आगे बढ़कर अब अखिल अफ्रीकी संस्थान यानी पैन अफ्रीकन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना चाहिए। ध्यान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा और शिखर सम्मेलन के वादों को पूरा करने पर होना चाहिए, जो वर्तमान में कमजोर कार्यान्वयन से जूझ रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें यही कहा गया है कि भारत को जो है सभी अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना होगा, और जो वादे हम कर रहे हैं इन देशों में के विकास के लिए, इन देशों में अगर विकास कार्यों से रिलेटेड कोई काम करने के लिए, और अगर हम उन्हें समय पर पूरा करें तो ये हमारे और उनके संबंधों को प्रगाढ़ करने तो यह बहुत ही अच्छा कदम होगा। अगला न्यूज है राइजिंग प्रीशियस मेटल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड फॉरेक्स प्रेशर। अभी कल ही हम बात किए हैं, सोने चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी 15% हो गई है। तो वापस से छपा है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, यानी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि और विदेशी मुद्रा का दबाव। तो ये GS पेपर 3 से संबंधित है।
और न्यूज़पेपर में कॉन्टेस्ट क्या दिया है ये भी आप जान लीजिए। द गवर्नमेंट रिसेंटली रेज्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू कब अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट एंड स्टेबलाइज द रुपीज। तो दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि भारत सरकार ने हाल ही में सोने चांदी के इम्पोर्ट ड्यूटीज में को 15% कर दिया है और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि जो भारत की ट्रेड डिफिसिट है, जो CAD है यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसे कम करना है और रुपए को मजबूत बनाना है जो अभी काफी कमजोर है, $1.95 पार कर चुका है। तो इन्हीं सभी चीजों को स्थिर करने के लिए भारत सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज में वृद्धि की थी। अब आगे देखते हैं न्यूज में और क्या क्या आया है, इसका कारण, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। जो न्यूज़पेपर में छपा है वो आपके सामने शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले है फॉरेक्स ड्रेन की बात की गई, विदेशी मुद्रा का राज। तो सोने का भारी आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रहा है जो पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पहले से ही कम हुआ है। दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता। तो सरकार का लक्ष्य विदेशी मुद्रा को विलासिता की वस्तुओं के बजाय आवश्यक आयात यानी कच्चा तेल, उर्वरक, रक्षा उपकरण की ओर मोड़ना है। और तीसरा है हॉर्मुज स्ट्रेस का एक कारक है। तो यहाँ व्यवधान ने तेल संकट पैदा कर दिया है जिससे ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेशी मुद्रा का एक डॉलर महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है और इसका कम होना भारत की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है, वो भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसी वजह से सरकार ने CAD को कम करने के लिए और हमारे रुपए को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं। अगला न्यूज है कोल गैसिफिकेशन एंड कार्बन कैप्चर, यानी कोयला गैसीकरण और कार्बन कैप्चर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, GS पेपर 3 से रिलेटेड है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने 37,500 करोड़ अप्रूव किया है कोल गैसिफिकेशन स्कीम के लिए। अब मुख्य बिंदुओं पे भी नजर डाल लेते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो सबसे पहले इसका महत्व क्या है, तो भारत के पास लगभग 401 बिलियन टन कोयला भंडार है। गैसीकरण कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे सिन गैस में बदलकर उपयोग करने की अनुमति देता है जो अधिक स्वच्छ प्रक्रिया है। दोस्तों सिन गैस का फॉर्मूला क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और इनोवेशन की बात करेंगे तो IIT बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS फील्ड लैब का उद्घाटन किया गया है। यह कार्बन को पकड़ने और उसे बेसाल्ट संरचनाओं में सुरक्षित करने से जमा करने की दिशा में बड़ा कदम है। और इसका इकोनॉमिक लिंकेज क्या है, आर्थिक जुड़ाव क्या है, तो न्यूज में यह बताया गया है कि कैप्चर की गई CO2 को स्टील और सीमेंट उद्योगों में उपयोग के लिए कार्बोनेट में बदला जा सकता है जो विकसित भारत एट 2047 के विजन का समर्थन करता है। तो दोस्तों सीधी ये जो प्रक्रिया है ये भारत के आर्थिक विकास को पर्यावरण की स्वच्छता से भी जोड़ने का काम करेगा। दोस्तों अगले 2 पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये वन लाइनर ही प्रीलिम बूस्टर है। तो पहला है म्यूल हंटर AI। दोस्तों ये क्या है, तो ये बैंक खातों के जरिए होने वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए RBI द्वारा लॉन्च किया गया AI टूल है। और दोस्तों ये I4C और RBI दोनों द्वारा बनाया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकते हैं, हाल ही में न्यूज में था म्यूल हंटर AI। आपको 2 ऑप्शन, आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे ये किस लिए है, और दूसरा आपको पूछ लेंगे ये, मतलब दूसरे स्टेटमेंट में बोल देंगे कि ये RBI और कोई और प्राइवेट कंपनी दे देंगे, सब एक्सेंचर दे दिया, तो यहाँ पे फंसना नहीं है। और दूसरा जो न्यूज है वो है राधा कृष्णन पैनल की बात की गई है NTA गवर्नेंस के लिए। ये भी न्यूज में इसलिए है क्योंकि भाई अभी भी नीट का पेपर लीक हुआ है जिसकी वजह से नीट का पेपर कैंसिल हो गया है। तो राधा कृष्णन कमेटी क्या है, तो ये नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में सुधार के लिए इस पैनल का गठन किया गया था। तो हाल ही में जब से ये नीट की घटना हुई है उसी की वजह से यह पैनल फिर से चर्चा में आ गया है। दोस्तों आज का न्यूज यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।